हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहें तो यहां से आप मेरे बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग आगे देखें तो आगे आप सभी को पता होगा कि आइकॉनिक स्टूडेंट्स का उद्देश्य क्या है। यह उद्देश्य को आप सभी को जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, आइकॉनिक स्टूडेंट का एक ही उद्देश्य है कि अब हर एक बोर्ड एग्ज़ाम पास करना होगा आसान। क्यों आसान होगा? क्योंकि आइकॉनिक स्टूडेंट्स और इसके टीम अब आपके शहर आपके जगह पे आ गए हैं। गांव-गांव, शहर-शहर सब जगह यह आपके पास पहुंचेगा और आपको अब बोर्ड एग्ज़ाम पास करने के लिए कोई रुकावट नहीं होगा। ठीक है, एक बेहतर सिलेबस के माध्यम से, एक बेहतर नोट्स के माध्यम से, एक बेहतर लेक्चर के माध्यम से आपको समझाया जाएगा और आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम लोग कल क्लास में कृषि का अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, इसका हम लोग दो पार्ट ऑलरेडी हम लोग दो पार्टों में इसका अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, कि दो पार्टों में इसका हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग जो अध्ययन करेंगे पार्ट थर्ड होगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप प्लीज़ उसे जाकर देख लें तो ज़्यादा आज का क्लास समझ में आने वाला है। नहीं तो आपको यह झूठ मूठ का आप यहाँ पे बैठेंगे, टाइम वेस्ट होगा, समझ में कुछ नहीं आएगा, फिर लास्ट में कहिएगा कि इसने क्या क्या पढ़ा दिया, मुझे तो पता ही नहीं चला। इसलिए मैं पहले ही आपको बता दूँ कि पहले 1 और 2 को समझ कर आइए, तो आज देखिए तो ज़्यादा फायदा होगा आपके लिए। ठीक है, आपको जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि इससे पहले चैप्टर 1 का बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाया गया है, जो कि प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन है, सिविक्स आपका जो पूरा है, पूरा सिविक्स पूरा चैप्टर 22 पूरा बुक कवर किया गया है, प्लेलिस्ट में है। हिस्ट्री पूरा कवर किया गया है, तो आप लोग प्लीज़ उस सब वीडियो को देख लें ताकि कोई दिक्कत हो, शायद कुछ छूट गया हो तो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हम सब इस चीज़ों को पढ़ चुके थे कि कृषि का महत्व क्या है और इसके लाभ भी क्या है, कृषि का उपयोग क्यों किया जाता है, किस आधार पर किया जाता है, क्विक रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, कृषि को हम लोग देख चुके थे कि कितने प्रतिशत हमारे भारत में किस किस क्षेत्र में और क्या क्या कृषि के भाग हैं। संघन्य गहनता को समझ गए थे, वह कृषि के प्रकार को बहुत इंपॉर्टेंट समझे थे। 3 भागों में इसे विभाजन किया गया है, इन सभी चीज़ों को हम लोग समझे थे। दूसरा है कृषि के प्रकार के रेखीय चित्र के माध्यम से समझे थे। ये है कृषि के कुछ प्रकार, जो कि पहला था रबी, खरीफ और जायद। उसके बाद हम लोग कृषि के विभिन्न अंगों को समझे थे, किस प्रकार से कृषि की जाती है, तो निर्वाह, इस सब चीज़ को देखे थे हम लोग। ठीक है, तो पहले और दूसरे पार्ट को आप लोग देख लीजिए तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को आज समझ में आने वाला है। हम लोग यहाँ पे अपना क्लास को एंड किए थे एक्वाफोनिक्स फार्मिंग के पास। ठीक है, आज यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो आगे हमारा सूक्ष्म भूमि की विशेषता, इसे हम लोग अध्ययन करेंगे। सूक्ष्म भूमि की विशेषता क्या होती है, बता दूं आपको कि सूक्ष्म भूमि का मतलब होता है छोटा, मतलब छोटी तरह से भूमि का उपजाऊ पे करना, या फिर आप कह सकते हैं कि इसमें वो गरीब से गरीब जो फार्मर है, जो किसान है, उनके लिए होता है। ठीक है, जिनके पास लागत नहीं है, पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है, उनके लिए सूक्ष्म भूमि के अंतर्गत आते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए, सूक्ष्म समय में उपयोग करने के लिए वर्षा जल संग्रहण की विभिन्न पारंपरिक विधियों को संग्रहण किया जाता है। ठीक है, जब सूक्ष्म समय में क्या होता है, जो वर्षाएं होती है तो उसे वर्षा को क्या किया जाता है, संग्रह किया जाता है, इसे पारंपरिक विधियों के माध्यम से। तथा भूमिगत जल के पुनः भरण के लिए तालाब और छोटे अवरोधों में वर्षा का जल व्यर्थ करने से रोका जाता है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो जल को संग्रह किया जाता है, उससे जल का संग्रह को तालाब या छोटे छोटे नदियाँ, तालाब, इन सभी में क्या किया संग्रह किया जाता है और इसे व्यर्थ खर्च के लिए रोका जाता है। क्यों रोका जाता है? क्योंकि आने वाले भविष्य में अगर वर्षा कभी देर से होती है, मानसून कभी देर से आते हैं, तो इस संग्रह
जल को क्या किया जाता है, फार्मिंग में यूज किया जाता है, ठीक है, कृषि में ही प्रयोग किया जाता है। शुष्कता के कारण तेज हवा व आंधी से मिट्टी की ऊपरी परत का कटाव अधिक होता है, ठीक है। शुष्क क्षेत्रों में प्राय गरीब किसान आते हैं, जो कि हम पहले ही बता दें। इसमें कौन किसान आते हैं, गरीब किसान आते हैं, जिनके पास पूंजी की कमी है, श्रम की कमी है, वे किसान आते हैं। जो उन्नत बीज तथा उर्वरक इत्यादि नहीं खरीद पाते, उनके पास पैसा ही नहीं, तो अच्छे वस्तु का कहाँ से प्रयोग कर पाएंगे, ना अच्छा बीज खरीद पाते हैं, ना अच्छा उर्वरक खरीद पाते हैं, कुछ भी नहीं खरीद पाते हैं। पूंजी की अभाव में कृषि उत्पादन भी कमी होती है, ठीक है, पूंजी नहीं है तो कमी होंगी ही। अब है हम लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता की ओर हम लोग चलेंगे। हम लोग समझें भारतीय कृषि के बारे में, कृषि कितने प्रकार के होते हैं, फसल कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी चीज़ों का हम लोग अध्ययन किए हैं क्लास 1 और क्लास 2 में। आज हम लोग भारतीय कृषि की विशेषताओं पर बात करेंगे, ठीक है। तो भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता जो को निम्नलिखित बिंदुओं में वर्गीकृत किया गया है, जो कि हम लोग समझेंगे। पहला है, भारतीय कृषि एक गहन प्रकार की कृषि है। जनसंख्या की अधिकता के कारण क्या होता है, प्रति व्यक्ति कृषि भूमि की कमी हो रही है तथा खेतों के आकार छोटे होते जा रहे हैं। ये हम एक बार नहीं, आपको 2-3 बार बता चुके हैं। पार्ट 1 में भी बताए हैं, पार्ट 2 में भी बताए हैं, और जब हम लोग वन संसाधन पढ़ रहे थे उस वक्त भी आपको अच्छी तरह से हम इस टॉपिक को एक्सप्लेन किए हैं कि पर्यावरण के कम होने का क्या वजह है, हमारे खेतों को कम होने का क्या वजह है, ठीक है। इन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस किए हैं, ठीक। भारतीय कृषि मुख्यतः जीवन निर्वाह है। यहाँ अधिकतर किसान जीवन निर्वाह के लिए अनेक प्रकार की खाद्यान्नों का उत्पादन करते हैं, ठीक है। भारतीय कृषि क्या है, एक जीवन निर्वाह है। इससे जीवन का क्या होता है, निर्वाह होता है, जीवन चलते हैं, ठीक है। अधिकतर किसान अपने जीविका निर्वाह के लिए, मतलब अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए, अपने रोजी रोटी चलाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद है स्वतंत्रता प्राप्ति के तत्पश्चात, याद रखिएगा इस सबको, तत्पश्चात कह रहा है, मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की बात हो रही है, ठीक है। 1947 में आपको पता होना चाहिए कि हमारा भारत आज़ाद हुआ था। उसके बाद की बात की जा रही है। योजनाबद्ध कार्यक्रम के फलस्वरूप यहाँ अनेक नगदी एवं औद्योगिक फसल की खेती होने लगी। क्या होने लगी, स्वतंत्रता जब हमारे भारत को मिल गई, जब हम लोग स्वयं अपने स्वराज की प्राप्ति की ओर चले, तो क्या हो गया, यहाँ पे योजनाबद्ध कार्यक्रम के द्वारा क्या किया गया, नगदी एवं औद्योगिक फसलों की खेती करनी शुरू हो गई। भारत में कुल जनसंख्या का लगभग 64% भाग कृषि कार्य है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कभी भी ऑब्जेक्टिव में आपको फंसा सकता है। ये 64% भाग मात्र है पूरे भारत में जो कि कृषि के लिए प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, पूरे 64%। जबकि यूएस और यूके में कितना प्रतिशत किया जाता है, तो 7% और 5%, ठीक है। यूके में, जो कि यूके आपको पता होगा, यूके इंग्लैंड और यूएस, ठीक है। यूके में 5% और यूएस में 7% का प्रयोग किया जाता है कृषि के लिए भूमि। लेकिन अपने भारत में कितना किया जाता है, फिर से बता दूं, 64%, ठीक है, भूलिएगा मत प्लीज़। आगे अगर हम लोग बात करें तो भारत की कुल भूमि का लगभग 54% भाग कृषि के अंतर्गत आता है। देखिए पूरे देश में, भारत का पूरा जो देश है, पूरा ये चौहद्दी है, इसमें लगभग 54% भाग जो है वो कृषि के लिए क्या होते हैं, अंतर्गत आते हैं, कृषि के प्रयोग होते हैं कृषि के लिए। जबकि चीन से कितना होता है, तो चीन में 12% होता है, वो जापान में 15% होता है। कितना ज़्यादा विदेशों से अधिक हमारा देश है कृषि में उन्नत। इसीलिए तो कहा जाता है कि हमारा भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है, ठीक है। भारत की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 27.4% तथा उत्पादन का 80% खाद्यान्न, 8% अखाद्यान्न
पदार्थ तथा 4% रेशेदार कृषि पदार्थ, 4% तिलहन तथा 4% चारा फसल का उत्पादन किया जाता है। यह कुछ आंकड़े हैं जो आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि भारत में कृषि का योगदान राष्ट्रीय आय में कितना है, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम, तो आप बताएंगे 27.4% है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। तो आगे है फसल प्रारूप या शस्य प्रारूप। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोग इसके बारे में पहले भी पढ़ लिए थे। इसमें क्या है, तो भारत में विभिन्न प्रकार की फसलें विभिन्न प्रकार की ऋतुओं में उपजाई जाती है। ऋतु के आधार पर इन फसलों का विभाजन किया गया है। हम लोग पहले के क्लास में इसके बारे में डिस्कस कर लिए हैं कि भारत में क्या होता है, तो फसल जो है वो मानसून के आधार पर विभाजन किए गए हैं। ठीक है, जो कि 3 प्रकार के होते हैं, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल। इन तीनों के बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझे, कौन सा फसल कब उगाए जाते हैं और कब कटे जाते हैं, किस फसल में कौन कौन से कृषि कार्य किए जाते हैं, किस किस चीज़ को उपजाए जाते हैं, सब कुछ हम लोग किए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये आपको बताने का ज़रूरत होगा। ठीक है, उसके बाद है भारत की प्रमुख फसलें। ये इम्पोर्टेंट है बाबू, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रमुख फसल आपको पता होना चाहिए, अगर आपसे पूछ दे तो आप बता पाएँ। भारत की विशालता एवं जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता के कारण इसके विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। सुविधानुसार उन्हें निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत रखा गया है। हम आपको पहले भी बता दिए हैं कि भारत जो है वो क्या है, भौगोलिक क्षेत्र के अकॉर्डिंग यह समान नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या है, इसे अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। ये हम लोग पहले बात कर चुके थे अच्छी तरह से। उसी के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अलग अलग वहाँ का कृषि के बारे में क्या किया गया है, सर्वे किया गया है, जिसमें खाद्य फसल हैं, दलहन एवं तिलहन आते हैं, रेशेदार फसल आते हैं, पेय फसलें, नगदी फसलें आते हैं। इन सभी को हम लोग याद रखेंगे। चलिए समझते हैं एक एक करके। खाद्य फसलें। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है, जिसमें खाद्य फसल प्रधानता है, मतलब प्रमुख है, प्रधान है। ठीक है, जिसमें चावल, खाद्य फसल के अंतर्गत क्या आते हैं, चावल आते हैं। पहला, चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसल में से एक है। चीन के बाद भारत का विश्व में दूसरा स्थान होता है। ठीक है, चावल उत्पादन में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पे है पूरे विश्व में, याद रखिएगा। चावल एवं शुष्णकटिबंधीय पौधा है। इसकी अच्छी उपज के लिए उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता की आवश्यकताएं होती है। इसके लिए लगभग 24 डिग्री सेंटीमीटर से औसत मापी जाती है। ठीक है, आवश्यकता होती है। ठीक है, सेल्सियस से उसके बाद है आपका बोने बढ़ने और काटने की अवधि में चावल के लिए विभिन्न तापमान की आवश्यकताएं होती है। ठीक है, क्या कह रहा है कि चावल एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। ठीक है, इसकी अच्छी उपज एवं अच्छा उपजाऊ के लिए आर्द्रता की आवश्यकता होती है। इसके लिए 24 डिग्री सेल्सियस में रखी जाती है तापमान। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें तो चावल देश के विस्तृत भागों में उगाई जाती है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु में चावल की प्रमुख उत्पादन राज्य है। अब गेहूं की अगर हम लोग बात करें तो गेहूं यह भारत की दूसरी महत्वपूर्ण फसल है। ठीक है, पहली महत्वपूर्ण फसल चावल, दूसरी महत्वपूर्ण गेहूं। देश के उत्तरी और उत्तरी पश्चिम भाग में यह सर्वप्रथम फसल है। चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा उत्पादन वाला क्या है, देश है। याद रखिएगा, पूरे विश्व में चीन के बाद भारत गेहूं और चावल दोनों उत्पादन वाला देश है, पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर। गेहूं शीतोष्णकटिबंधीय फसल है। हम बताएं, चावल उष्णकटिबंधीय है लेकिन गेहूं शीतोष्णकटिबंधीय है। गेहूं रबी फसल है। इसके लिए बोते समय 10 सेंटीमीटर ग्रेड से लेकर 10
सेल्सियस से लेकर 15 सेल्सियस तथा पकते समय 20 सेल्सियस से लेकर 25 सेल्सियस तापमान की आवश्यकताएं होती है। 75 सेल्सियस वर्षा इसके उत्पादन के लिए क्या होती है, अधिक उपयोग होती है। 75 सेंटीमीटर याद रखिएगा, मापा गया है सर्वेक्षण के अनुसार कि 75 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए कम से कम, तो क्या होता है, उस राज्य में गेहूं का फसल अच्छा होता है। अब बात करते हैं मक्का की। गेहूं और चावल को समझ गए हैं, मक्का की बारी है। मक्का एक छोटा अनाज है, इसका उपयोग खाने और चारों दोनों के लिए किया जाता है। ठीक है, मक्का एक छोटा है जिसमें खाने के लिए भी किया जाता है और चारों के लिए भी किया जाता है। मक्का 5 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्रों में उगाई जाती है। याद रखिएगा, 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा पे उगाई जाती है। कम वर्षा वाले क्षेत्र में सिंचाई की मदद से यह फसल उगाई जाती है। जहाँ पे कम वर्षा होती है वहाँ सिंचाई के माध्यम से, हम पहले बताएं सिंचाई कहाँ होता है, जहाँ पे वर्षा का पानी संग्रह हो। अगर वर्षा उस वर्ष नहीं हो पाया तो क्या होता है, ये संग्रह वाला जो पानी होता है, जो जमा किया गया पानी होता है, इसे हम लोग सिंचाई में उपयोग करते हैं। उसके बाद है मोटे अनाज। भारत में उगाए जाने वाले मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा और रागी प्रमुख फसल है। इसे 18 सेल्सियस से 32 सेल्सियस औसत मासिक तापमान इसके उत्पादन के लिए उपयुक्त होते हैं तथा इसके लिए लगभग 30 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकताएं होती है। ठीक है, आगे है दलहन। बहुत इंपॉर्टेंट है दलहन। देखिए यही सब आता है दलहन। अगर आपसे पूछे दलहन तो मतलब समझ जाएगा, वो दाल वाल ये सब जो होते हैं ना, उसे दलहन कहते हैं। दलहन फसलों का मानवीय जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। इन फसलों से मानव शरीर को प्रोटीन की महत्वपूर्ण विटामिन प्राप्ति होती है। ठीक है, प्रोटीन दाल से क्या होता है, हमें दाल पीने से प्रोटीन की प्राप्ति होती है ना। आपको पता होगा जब साइंस आप पढ़े होंगे तो, या फिर हम अभी पढ़ाएंगे। साइंस अभी हम स्टार्ट नहीं किए हैं, इस पे भी हम करने वाले हैं। मूंगफली, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण तिलहन फसल है। याद रखिएगा, मूंगफली भारत की सबसे महत्वपूर्ण तिलहन फसल है। इसके प्रमुख उत्पादन राज्य आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र है। ये राज्य देश के कुल उत्पादन का 85% खाद्य तेल पैदा करता है। 85%, समझ रहे हैं, अकेले इतना प्रतिशत भाग को उत्पादन कर रहा है। तीसरा है आपका रेशेदार फसल। कपास और जूट भारत की 2 प्रमुख रेशेदार फसल है तथा कपास और उष्ण जलवायु की फसल है। उष्ण और उपास जलवायु की फसल है। यह खरीफ फसल में आते हैं। यह कहाँ आते हैं, तो ये खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल आप पढ़े हैं। ठीक है, तो कोई भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। कमेंट का हम रिप्लाई तुरंत दे देते हैं बच्चों को। अगर हम स्पीड में जा रहे हो तो आप लोग बताइएगा। थोड़ा चैप्टर बड़ा है और थोड़ा कंटेंट आपको ज़्यादा समझाना है, इसलिए थोड़ा हम स्पीड भी चल रहे हैं, हमको पता है ये चीज़। ठीक है, तो एक बार 2 बार इस चीज़ को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। कोई इसमें टफ नहीं है। हम पहले ही बता देंगे, हम जो आपके लिए नोट्स बनाते हैं वैसे शब्दों में बनाते हैं कि अगर आप अकेले में भी पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, कपास की फसल को तैयार होने में लगभग 6 से 8 महीने लगते हैं। ये चीज़ किसको नहीं समझ में आएगा बताइए। फसल को तैयार होने के समय खुला मौसम आवश्यक है। ठीक है, फसल को तैयार होने के वक्त में क्या किया जाता है, तो समय में खुला मौसम की आवश्यकता है। इसके कपास में चमक बनी रहती है। ठीक है, अगर जूट की बात की, जूट जो पटसन, ये इसकी बात की जाए तो यह उष्णदार जलवायु की फसल है। उष्णदार जलवायु की फसल है। जूट फसल को तैयार होने में लगभग 8 से 10 महीने तक की समय लगती है। यह अवधि याद रखिएगा सब कुछ। पेय फसल, चाय और कहवा महत्वपूर्ण पेय फसल है। चाय आप पीते हैं ना, चाय।
भारत में चाय एक विशिष्ट रोपण फसल है। चाय की उपज के लिए 20 सेल्सियस से लेकर 30 सेल्सियस तापमान आर्द्रता की आवश्यकताएं होती है तथा 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा इसके लिए महत्वपूर्ण है, उपयुक्त है। अगर इतना वर्षा नहीं होगी तो चाय की फसल खराब हो सकती है। आपको पता होगा कि भारत में चाय की फसल बहुत ही अच्छा होता था, इसलिए तो हमारे देश में दूसरे देश वाले, दूसरे लोग, वो गंदे लोग, अंग्रेज लोग क्या किए थे, 200 वर्षों तक शासन किए थे। ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ हम यहाँ पढ़ाएंगे। कहवा भारत की दूसरी महत्वपूर्ण पेय फसल है। कहवा, इसकी खेती के लिए उष्णदाता जलवायु दशाएं आवश्यकता होती है। कहवा की उपज के लिए 15 सेल्सियस से लेकर 28 सेल्सियस तापमान चाहिए और इसकी वर्षा की अगर बात की जाए तो 150 से 200 इसके लिए भी चाहिए वर्षा की। अब है खाद्य सुरक्षा। ठीक है, खाद्य सुरक्षा की ओर हम लोग चलते हैं। पिछले 50 वर्षों में देश में खाद्यान्नों के उत्पादन में गुणवत्ता बढ़ोतरी हुई है। बात सच है कि 50 वर्षों में क्या हुए, खाद्यान्नों के उत्पादन में गुणवत्ता की बढ़ोतरी हुई है, मतलब मात्रा की अधिक बढ़ोतरी हुई है। इसकी अवधि में जनसंख्या 1951 में कितनी थी बाबू, तो 36.10 करोड़ थी, जो कि 2001 में बढ़कर 102.70 करोड़ हो गई। बाप रे, बहुत ज़्यादा, बहुत गति में है। इसलिए ना क्या हो रहा है, कृषि कम हो रहा है, इसलिए पर्यावरण विलुप्त होने रहे हैं ना, अब तो और हो रहे होंगे। परिस्थितियां में कृषि वैज्ञानिक का यह दायित्व बन जाता है कि अपने 1 अरब से अधिक लोगों का भूख मिटाने के लिए ऐसी कृषि तकनीक का उपाय करे जो कि जो पर्यावरण की दृष्टि से सतत पोषणीय हो। सतत का मतलब आपको हम पहले क्लास में बताए थे। सतत का प्रयोग क्या होता है, जो भविष्य के लिए भी सोचा जाए और वर्तमान के लिए भी सोचकर ऐसे प्लानिंग, ऐसी योजना को बनाया जाए, उसे हम सतत का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे है मत्स्य पालन। यह भी एक महत्वपूर्ण, कहीं ना कहीं अपने भारत में व्यापार का रूप में देखने को मिलता है। खासकर अभी वर्तमान में यह बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो सरकार भी क्या कर रही है, प्रोत्साहन दे रही है। मछलियाँ मनुष्य का एक महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है। इसकी मानव शरीर को प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। ठीक है, ये क्या है, मछली से मानव शरीर में होता है क्या, प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। मत्स्य पालन 2 प्रकार की होती है, एक समुद्री जो खारे पानी का होता है, स्वच्छ जल का। दूसरे, पहले प्रयास में मत्स्य पालन में समुद्री तटीय क्षेत्र से मछलियां पकड़ी जाती थी। ठीक है, कोई दिक्कत, मत्स्य पालन क्या है, तो मछली पालन को मत्स्य पालन कहते हैं। ठीक है, यह 2 प्रकार की होती है, एक समुद्री और एक स्वच्छ जल। जो कि हम लोग यहाँ स्वच्छ जल का बात करें, जैसे अपने स्थानीय निकाय में देखेंगे तो जानकर गांव में नदी है, पोखर है या फिर गंगा है, इन सभी चीज़ों के माध्यम से भी मत्स्य पालन की जाती है। ठीक है, अपने गांव में आप पोखर करवा कर क्या कर सकते हैं, वहाँ मत्स्य पालन कर सकते हैं। सरकार इसके लिए क्या करती है, तो कुछ राशि भी देती है, लोन के रूप में राशि भी देती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको समझ में आया होगा यह सेशन। कहीं कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, सर आप ऐसे किए वैसे किए। तो उम्मीद करते हैं कि हम उस चीज़ को बदल पाएंगे। आप कमेंट नहीं करेंगे तो आपका समस्या हम नहीं जान पाएंगे, आपका समस्या नहीं जान पाएंगे तो आप मेरा आलोचना भी करेंगे, फिर भी हम कुछ नहीं सुन पाएंगे। इसलिए कमेंट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर हम मेरे से गलती हुआ हो तो हम उस चीज़ को बदलेंगे। अगर अच्छा है तो बहुत खुशी की बात है कि आपको समझ में आ रहा है मेरा यह क्लास, मेरा यह मेहनत रंग ला रहा है। और इसी के साथ आप सभी को आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।